हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं जी, अध्याय 1 है आपकी, और इसमें पाठ का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। और ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है, कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें से आप देखेंगे ये मॉड्यूल है, और इस पाठ में से आपके 3 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस पाठ के हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में। ठीक है, यानी कि भारत में हरित क्रांति का आरंभ या शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में। और इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक हो जाएंगे, इसका नाम है MS स्वामीनाथन। यानी इन्होंने हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 के दशक में। और इसके जन्मदाता यानी जनक कौन है? तो इसके हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है इसमें, इनमें से कौन एक गैर कृषि कार्य है? देखिए, गैर कृषि कार्य इसमें 3 हो जाएंगे, यानी दुकानदारी, परिवहन और लघु स्तरीय विनिर्माण। तो इसमें से आप देखेंगे इसमें गैर हटाना है हमें। ठीक है, क्योंकि गैर कृषि कार्य इसमें 3 दिए, तो इसका ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। तो इसमें हो जाएगा आपका, इनमें से कौन एक कृषि कार्य है? तो कृषि कार्य क्या हो जाएंगे इसमें? फसलें उगाना। ठीक है, और गैर कृषि कार्य कितने? इसमें 3 है, यानी परिवहन, दुकानदारी और लघु स्तरीय विनिर्माण। इसमें थोड़ी सी लिखने में यानी प्रिंट करने में, टाइप करने में थोड़ी गलती हुई है, तो इसमें इसको गैर हटा देंगे। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर, इनमें से कौन एक कृषि कार्य है? तो कृषि कार्य क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन दा हो जाएगा, फसलें उगाना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो इसमें सभी स्थायी पूंजी हैं, आप देख सकते हैं, यंत्र स्थायी पूंजी है। स्थायी पूंजी क्या होती है? जिसका हम लंबे समय तक उपयोग करते हैं, यानी कि कंप्यूटर और भूमि, इनका हम कई वर्षों तक प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। यानी जिन वस्तुओं का हम, स्थायी पूंजी की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन वस्तुओं का हम कई वर्षों तक उपयोग करते हैं उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका, ये सभी स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। इसमें पूछा गया है आपका, इनमें से उत्पादन के कारक में कौन आता है? तो उत्पादन के कारक इसमें पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम। श्रम माने क्या होता है? मेहनत। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे इसमें अगला प्रश्न है आपका, ये हो गया था आपका, इनमें से उत्पादन के कारक में कौन आता है? तो कौन आता है? श्रम। श्रम माने क्या होता है? मेहनत। दूसरा अगला प्रश्न है इसमें, उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। तो उत्पादन के प्रथम कारक कौन सा है? भूमि है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमि। अगला क्वेश्चन है, करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, कंप्यूटर। ठीक है, यानी करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला था। अगला प्रश्न है आपका, इसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, पालमपुर में HYV बीजों से उपज कहाँ तक पहुँच गई? यानी 1960 के दशक में आप देख सकते हैं पालमपुर, वो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो हरित क्रांति ने हमें अच्छी किस्म के, यानी कि उन्नत किस्म के बीज हमें उपलब्ध कराए, तो उन्हीं को कहते हैं HYV बीज। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे हमारे जो प्रति हेक्टेयर में कितनी बढ़ोतरी हुई उपज में, यानी पैदावार में, जो फसल की पैदावार में
तो यहाँ आप देखेंगे 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदावार हमारे खेतों में होने लगी। ठीक है, एक हेक्टेयर में कितनी? 3200 किलोग्राम। किलोग्राम माने किलो प्रति हेक्टेयर, यानी प्रत्येक हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर में 3200 किलोग्राम अनाज का उत्पादन होने लगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, जो अपने परिवार के साथ काम करते हैं उन्हें छोटे किसान कहते हैं। यानी जो किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? छोटे किसान कहते हैं। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न है आपका, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय। तो इसमें भरेंगे आप कृषि। कृषि माने क्या होता है? खेती। यानी पालमपुर के अधिकतर जो गांव था उसमें अधिकतर लोग क्या करते थे? खेती का काम करते थे। तो पालमपुर की मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा? कृषि। यानी कृषि माने खेती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, पूंजी को बढ़ावा संभव है। पूंजी को बढ़ाना संभव है। ठीक है, पूंजी यानी पैसे को बढ़ाना क्या है? संभव है, जबकि भूमि कैसी है? स्थिर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमि मापने की इकाई। तो इसमें भरेंगे आप हेक्टेयर है। यानी कि भूमि को पालमपुर में काय से मापा जाता था? काय में मापा जाता था? हेक्टेयर में। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे आप? हेक्टेयर। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, आप देखेंगे कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो इसमें भरेंगे आप कच्चा माल तथा नगद पैसा। ठीक है, इसमें कार्यशील पूंजी का उदाहरण क्या है? कच्चा माल तथा नगद पैसा। नगद पैसा और कच्चा माल काय में आता है? कार्यशील पूंजी में आता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है आपका, रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। तो ये असत्य हो जाएगा। यानी रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। यानी रबी की फसल काय में लगाई जाती है? सर्दी के मौसम में लगाई जाती है। तो इसमें क्या लिखा है? गर्मी। तो ये क्या हो जाएगा? फिर असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये सत्य हो जाएगा। यानी 1 हेक्टेयर कितने 100 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर के किसान केवल 2 फसल उगाते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। पालमपुर के किसान 3 फसलें पैदा करते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा। ये देखिए, उत्पादन का प्रथम कारक कौन है? भूमि। द्वितीय कारक कौन है? श्रम। और तीसरा कारक क्या है? पूंजी। ठीक है, तो इसमें उत्पादन के ये सभी कारक हैं। यानी पहला कारक है भूमि, फिर इसके बाद में श्रम माने मेहनत, तीसरा है पूंजी। पूंजी माने पैसा। उत्पादन के कारक हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक। उर्वरक माने क्या होता है? खाद। और कीटनाशक भी डाला जाता है। कीटनाशक क्या होता है? जो हमारी फसलों में कीड़ा लग जाता है तो उसके लिए हम कीटनाशक डालते हैं, तो जिससे कीड़ा मर जाता है, नष्ट हो जाता है, तो हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अधिक उपज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हम रासायनिक खाद डालते हैं। ठीक है, और कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए सही विकल्प सही जोड़ी बनाइए। इसमें खंड का दिया है और खंड का दिया है। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, आधुनिक तरीके अपनाने वाले राज्य। तो आप देखेंगे इसमें ये गलत है, ये मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, तो इसमें मैंने सही कर दिए जी। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक तरीके अपनाने वाले राज्य, यानी आधुनिक तरीके से खेती करने वाले राज्य कौन से हैं? इसका डैश करके लिखना है आपको, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आधुनिक तरीके से खेती करने वाले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी और इसके जनक थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये हरित क्रांति के
जनक है। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में। इसके बाद में अगला प्रश्न है गैर कृषि क्रियाएं। तो गैर कृषि क्रियाएं कितनी हैं? इसमें 3 है, लघु विनिर्माण, परिवहन और दुकानदारी। ठीक है, ये 3 है गैर कृषि क्रियाएं। कौन कौन सी हैं? लघु विनिर्माण, परिवहन और दुकानदारी। अगला क्वेश्चन है पालमपुर में परिवारों की संख्या। तो पालमपुर में कुल कितने परिवार निवास करते थे? 450। इसमें आपको 450 परिवार पालमपुर गांव में रहते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है देखिए आपका, एक शब्द ओब्लिक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है आपका हरित क्रांति से क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखिए 1960 के दशक में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों को क्या कहते हैं? HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए थे। यानी कि हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। उसके बाद में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को नए तरीके से खेती करने के लिए और अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल के उत्पादन के खेती करने के तरीके सिखाए। तो हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में। इसके जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक पूंजी के नाम बताइए। तो भौतिक पूंजी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? देखिए स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी में क्या आता है? औजार, मशीनें और भवन। तो स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? कभी कभी इसकी परिभाषा पूछ लेते हैं। तो जिन वस्तुओं का हम कई वर्षों तक उपयोग करते हैं उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे औजार हमारे कई वर्षों तक उपयोग में लाते हैं, मशीनें हमारी कई वर्षों तक काम करती रहती हैं और भवन हमारे कई वर्षों तक रहते हैं। तो स्थायी पूंजी क्या हो जाएगी? जिन वस्तुओं का हम कई वर्षों तक उपयोग करते हैं उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी में क्या आता है? कच्चा माल तथा नगद पैसा। कार्यशील पूंजी में आता है कच्चा माल और नगद पैसा यानी रुपया। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुविधि फसल प्रणाली क्या है? तो बहुविधि देखिए इसमें इसका आंसर देखिए एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका HYV का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम है हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते? तो इसका उगाते हैं तो बरसात में पालमपुर में कौन सी फसल उगाते हैं किसान? ज्वार और बाजरा उगाते हैं बरसात में। इसके बाद ये देखेंगे, ये आपको 105 पेज नंबर पर ये मॉड्यूल पेपर में आपको ये पार्ट मिल जाएगा। तो इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सभी। इसके बाद अगला पार्ट लेते हैं आपका देखिए अगला पार्ट है आपका, आप देखेंगे ये भी अर्थशास्त्र का चैप्टर है। तो इसमें आप देखेंगे अध्याय 2 है जी और पार्ट का नाम है संसाधन के रूप में लोग। इसमें से आप देखेंगे तो आपके 4 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें देखिए इसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे हम। तो इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवीय पूंजी। ठीक है, मानव संसाधन के द्वारा मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो इसका देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव पूंजी।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है आपका, मानवीय संसाधनों में निवेश, निवेश माने क्या होता है, पैसा लगाना, के मुख्य अंग हैं। तो आप देखेंगे मानव में जब पैसा निवेश किया जाता है, मानव पर खर्च किया जाता है, तो उसमें शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, प्रशिक्षण भी आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिलास और शकल किस गांव में रहते थे। तो बिलास और शकल किस गांव में रहते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहमापुर गांव में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विकास और शकल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है या क्या शिक्षा मिलती है। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन आ, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका ऑप्शन आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी शिक्षा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शिक्षा हमें समय पर ग्रहण करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका, एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं, मृत्यु दर, ठीक है। एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या को क्या कही जाती है, मृत्यु दर। और एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे, यहाँ पर देखिए मरने वाले के लिए जो मृत्यु दर हो जाएगी, और यहाँ पर देखिए एक परिभाषा और बनती है इसमें, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, मृत्यु दर और जन्म दर, यानी कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। और मरने की जगह यदि जन्म लेने वालों की संख्या को कर देंगे तो उसमें जन्म दर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही परिभाषा इसमें से बन सकती हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। तो इसमें आपको बनना है, मानव पूंजी में निवेश से होती है, यानी मानव पे क्या पहले पैसा खर्च किया जाएगा, शिक्षा ग्रहण, अच्छा स्वास्थ्य होगा उसका, तो फिर क्या उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। तो इसमें क्या भरेंगे आप, मानव पूंजी। अगला क्वेश्चन है, लोगों द्वारा सामाजिक कार्य करना क्या कहलाता है, गैर आर्थिक क्रियाएं। सामाजिक कार्य करना, उसमें हमें कोई धन की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें भरेंगे आप क्या, इसमें कभी कभी अंतर पूछ लेते हैं कि आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, उसमें अंतर बताइए। तो आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं वे क्रियाएं जिनको हम धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और गैर आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जो स्व उपभोग के लिए की जाती हैं, इसमें हमें कोई पैसे की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें देखिए पूछा गया है, लोगों द्वारा सामाजिक कार्य करना, सामाजिक कार्य करेंगे तो हमें गैर आर्थिक क्रिया कहलाएंगी, इसमें हमें कोई पैसा प्राप्त नहीं होगा, क्रिया है। अगला क्वेश्चन, नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, यानी नगरीय क्षेत्र होते हैं उसमें, यानी शहरी क्षेत्र होते हैं या नगरीय क्षेत्र होते हैं, उसमें कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी। और ग्रामीण क्षेत्र में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, जब किसी कृषि कार्य में क्षमता से अधिक लोगों का लगा होना। और मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, जब किसान को कुछ मौसम में काम मिल जाता है लेकिन कुछ मौसम में वो बैठा रहता है, ठीक है। तो नगरीय क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में 2 प्रकार की प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसमें बनना है आपको शिक्षित। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक, इसमें भरेंगे आप 3 प्रमुख क्षेत्रक हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में
बांटा गया। तो इसमें 3 भरेंगे आप। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान, इसमें भरेंगे आप प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसमें क्या बनना है आपको, सर्व शिक्षा अभियान। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है आपका सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सत्य हो जाएगा, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। यानी कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने, प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, ये सत्य हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक कीमती और राष्ट्रीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी तृतीय क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है। तो ये सत्य हो जाएगा। तृतीय इसमें लिखा है तृतीय क्षेत्र कृषि एवं उद्योग। औद्योगिक क्षेत्र आप देख सकते हैं किसको कहते हैं हम, द्वितीय क्षेत्र को, और कृषि क्षेत्र कहते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र को। ठीक है, तो इसमें तृतीय क्षेत्र कृषि एवं औद्योगिक संचालन माने संचालित करने में सहायता पहुंचाता है, ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये आप देखेंगे ये आपको 109 पेज नंबर पर ये पार्ट आपको मिलेगा मॉड्यूल पेपर में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला देखिए अगला प्रश्न है आपका शकल के पिता ने व्यावसायिक कोर्स को पढ़ाने के लिए कर्ज लिया। तो शकल के जो पिताजी थे उन्होंने व्यवसायिक जो पाठ्यक्रम था शकल कर रहा था उसके लिए क्या लिया था, लोन लिया था, यानी व्यवसायिक कोर्स पढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, यानी ऋण लिया था। तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी बनाइए। इसमें खंड का दिया है और खंड खा दिया है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है इसमें आपका नंबर 1 सबसे कम साक्षरता। तो सबसे कम साक्षरता आप देखेंगे किस राज्य में, यहाँ पर डैश करेंगे, और सबसे कम साक्षरता आप देखेंगे कौन से राज्य में, इसमें दा डालेंगे ऑप्शन में और इसके आगे लिख देंगे बिहार। और सबसे अधिक साक्षरता यदि आ जाए तो क्या लिखेंगे, केरल। यानी हमारे देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। इसके बाद में दूसरा है आपका गैर आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय। तो इसमें डैश करके लिखेंगे। देखिए ये गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, जिनमें हमें कोई पैसे की प्राप्ति नहीं होती है, धन की प्राप्ति नहीं होती है। और आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो हम धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, जिससे हमें पैसे की प्राप्ति होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बार डालेंगे यहाँ पर। गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है, स्व उपयोग के लिए उत्पादन। ठीक है, यानी स्वयं उपभोग के लिए क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, इसमें हमें कोई पैसे की प्राप्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें डैश करेंगे यहाँ पर और इसका आंसर लिखेंगे, ऑप्शन आ डालेंगे यहाँ पर, उसके आगे लिखेंगे अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। यानी आर्थिक विकास अपने आप, यहाँ पर लिखेंगे अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भूमि और पूंजी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव पूंजी। ठीक है, इसका का डालेंगे यहाँ पर और इसके आगे लिख देंगे मानव पूंजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में साक्षरता दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से देखेंगे ऑप्शन सा डालेंगे यहाँ पर और इसके आगे लिख देंगे 85%। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 85%। जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है, इसमें गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ में देखिए इसमें प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्रक कृषि एवं उद्योगों के संचालन में सहायता पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्रक। यानी कि तृतीय क्षेत्रक क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है, यानी उनके संचालन में सहायता पहुंचाता है। तो इसमें क्या भरेंगे,
तृतीयक क्षेत्रक, इसको हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? तो छिपी हुई बेरोजगारी को आप देख सकते हैं प्रचंड बेरोजगारी भी कहते हैं और अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है? किसी कृषि कार्य में क्षमता से अधिक लोगों का लगा होना। और अदृश्य बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। यानी छिपी बेरोजगारी को प्रचंड बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। और यानी कि कृषि क्षेत्र में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक तो मौसमी बेरोजगारी, यानी किसान को कुछ मौसम में कार्य मिल जाता है लेकिन कुछ मौसम में वो बैठा रहता है। और दूसरा है छिपी बेरोजगारी, या इसको हम प्रचंड बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं? किसी कृषि कार्य में क्षमता से अधिक लोगों का लगा होना प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, देखिए, दोपहर का भोजन यानी बच्चों को दिया जाने लगा, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर। ये तीन कार्यक्रम यानी बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए? यानी दोपहर का भोजन, बच्चों को दोपहर का भोजन मिलने लगा, और सेतु पाठ्यक्रम, और इसके बाद में स्कूल लौटो शिविर। ये तीन जो महत्वपूर्ण कदम थे, यानी विद्यालयों की उपस्थिति में यानी आने के लिए बच्चों को तीन पाठ्यक्रम, तीन कदम उठाए गए। ठीक है। यानी दोपहर का भोजन, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिष्यों, इसमें देखिए शिष्यों हो गया, शिशुओं होना चाहिए था यहाँ पर, शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। ठीक है। एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले, यहाँ पर शिष्यों की जगह आपको क्या लिखना है? शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जन्म दर। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, आईआईटी का पूरा नाम क्या है? तो आईआईटी का पूरा नाम क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है। आईआईटी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है। इसके बाद अगले पार्ट का भी प्रश्न लेते हैं हम। इसमें देखिए अगला पार्ट है आपका, इसमें सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो मिलने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान से देखना है वीडियो को। तो आप देखेंगे इसमें पाठ है आपका अध्याय 3 और पाठ का नाम है निर्धनता एक चुनौती। ये भी अर्थशास्त्र का चैप्टर है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। और इस पाठ में से आप देखेंगे तो 5 अंक के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसके भी प्रश्न हल करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन निर्धनता का कारण है? तो निर्धनता के कारण इसमें देखिए सभी कारण है इसमें, भूमिहीनता यानी जिसके पास भूमि नहीं है, बेरोजगारी जिसके पास रोजगार नहीं है, और अशिक्षा जो इसको शिक्षा नहीं मिल पाई है। तो ये उपरोक्त सभी कारण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका देखिए क्या आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कौन निर्धनता का कारण है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक में निर्धनता रेखा के लिए कितने डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया था? ये अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.9 डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना आप देखेंगे कौन से सन में? 1993 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा 1993। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन माने क्या होता है? गरीब राज्य कौन सा है?
तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बिहार, यानी बिहार है इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और सबसे अधिक हम देखेंगे तो इसमें देखिए बिहार निर्धन राज्य हो जाएगा सबसे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम कितने जिलों में लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150 जिलों में। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना यानी काम के बदले उनको क्या दिया जाता था? अनाज। तो 150 जिलों में इसको लागू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है केरल में, तो केरल राज्य है, इसमें बनना है आपको मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया, यानी मानव केरल जो राज्य है उन्होंने केरल राज्य ने सबसे उसमें मानव यानी व्यक्तियों व लोगों पर पैसा खर्च किया, यानी मानव इसमें लिखेंगे। तो इसका सही आंसर मानव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2000 में आरंभ हुई थी, ठीक है। तो इसमें भरेंगे आप 2000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला यानी मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला पूछा गया है इसमें। तो इसमें भरेंगे आप अलीराजपुर। इसमें बढ़िया की मात्रा लग गई है तो जैसे एक ही है, छोटा है जी, तो इसमें भरेंगे आप अलीराजपुर, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, यानी मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। तो इसमें भरेंगे आपको 150 जिलों में लागू की गई। अगला क्वेश्चन है आपको, इसमें भरना है आपको असुरक्षित समूह के परिवार भी निर्धनता के माप है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, देखिए अगला प्रश्न है आपका, ये आप 114 पेज नंबर पर ये चैप्टर मिलेगा आपको। सत्य अभिलेख सत्य लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन का काम की प्रक्रिया है, तो ये सत्य हो जाएगा। इसमें मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का? 100 दिवस का काम, यानी कि 365 दिन में एक वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का काम उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 2006 में आरंभ हुई, तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी कि ये आरंभ कब हुई थी? 1999 में। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी, ठीक है, कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी ये आप यहाँ पर देखेंगे 2400 कैलोरी की जगह यदि एक ग्रामीण क्षेत्र होता यहाँ पर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे 2400 कैलोरी, यदि यहाँ ग्रामीण की जगह शहरी आ जाए तो उसमें कैलोरी क्या हो जाएगी? 2100 कैलोरी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और निर्धनता का अगला प्रश्न है आपका भूमिहीनता निर्धनता का आधार नहीं है, तो यह सत्य हो जाएगा, यानी जिसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीनता का मतलब होता है जिसके पास जमीन नहीं है, निर्धनता का आधार नहीं है, तो यह सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न देखिए, इसमें सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका खंड का दिया है। तो पहला क्वेश्चन निर्धनता रेखा का मापन, यानी निर्धनता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वाह, यहाँ पर डैश करेंगे, इसके आगे लिखेंगे ऑप्शन वाह। तो इसका निर्धनता का आंकलन किसके? राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। इसके आगे लिखेंगे राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन। और निर्धनता का आंकलन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो इसमें निर्धनता का आंकलन 5 वर्ष के बाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा, इसके आगे आप डैश करेंगे यहाँ पर, इसके आगे लिखेंगे ऑप्शन आ, लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ, इसमें लिख देंगे मैं उच्च कृषि वृद्धि दर से, इसमें लिख देंगे मैं उच्च कृषि वृद्धि दर से। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण रोजगार सृजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई डालेंगे यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ई, डैश करेंगे ऑप्शन ई डालेंगे 1995 लिख देंगे इसके आगे, यानी ग्रामीण
रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1995 में। अगला प्रश्न है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसके आगे आपको डैश करके लिखना है, यहाँ पर ऑप्शन 7 डालना है और इसके आगे लिख देंगे 1999 में। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका उच्च आर्थिक समृद्धि प्राथमिक शिक्षा पर जोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, यहाँ पर लिख देंगे निर्धनता उन्मूलन का कारण। तो इसमें लिख देंगे निर्धनता उन्मूलन का कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका निर्धनता से क्या आशय है? निर्धनता में क्या, इसकी परिभाषा लिखना है निर्धनता की। तो जो व्यक्ति, इसमें सरल परिभाषा है, इसमें जो व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। तो इसमें निर्धनता में पहले रोटी कपड़ा और मकान लिया जाता था, लेकिन अब इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी शामिल कर दिया गया है। तो जो व्यक्ति, इसमें क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, जो व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मनरेगा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा सतत विकास में मदद करना। अगला क्वेश्चन है भारत में लघु किसान कौन कहलाते हैं? यानी लघु यानी छोटे किसान। तो जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है उसे क्या कहते हैं? लघु या छोटे किसान कहते हैं। तो आप देखेंगे जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है या कम भूमि होती है उसे को क्या कहते हैं? छोटे किसान कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NSSO से क्या आशय है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये क्या करती है? संस्था निर्धनता का रेखा का आकलन इसके द्वारा किया जाता है। इसको शॉर्ट में कहते हैं NSSO। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? नेशनल यानी राष्ट्रीय, और सैंपल को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श। ठीक है। और एस का मतलब क्या होता है? सर्वे। तो इसको कहते हैं सर्वेक्षण, और ऑर्गेनाइजेशन माने क्या होता है? संगठन। तो इसका फुल फॉर्म है ये, इसके द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा गरीबी रेखा का आकलन प्रति 5 वर्ष के द्वारा बात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है? तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लागू की गई थी। यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में इसको लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण, आप देखेंगे इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है या छोटे शहर हैं उनमें शिक्षित माने क्या होता है? पढ़े लिखे बेरोजगार, जिनके पास रोजगार नहीं है, उन युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य है मेन। ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1993 में। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। देखिए अगला पार्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। तो इसमें देखिए आप देखेंगे अध्याय 4 है जी, और पार्ट का नाम है खाद्य, भारत में खाद्य सुरक्षा। इसमें से 3 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। इसके भी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ गुजरात, अमूल डेयरी। ठीक है। अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 1977 से 1978। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसमें देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
2013 हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियम माने क्या होता है? कानून। कब पारित हुआ था? 2013 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, मौसमी भुखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मौसमी भुखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा कितने वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कितने वर्ष के लिए सरकार द्वारा कितने वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है? तो सरकार समर्थन मूल्य कितने वर्ष के लिए घोषित करती है? केवल 1 वर्ष के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच और भोजन प्राप्ति करने का सामर्थ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तुनिष्ठ आपको बताना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है मदर डेयरी, तो इसमें भरेंगे आप गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, इसमें भरेंगे आप 2000 लागू की गई। ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना कब लागू किया है? इसको 2000 में। अगला क्वेश्चन है बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल, तो इसमें बनना है आपको 1943 में पड़ा। ठीक है। यानी पश्चिम बंगाल में सबसे विनाशकारी यानी भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1943 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए, इसमें बनना है आपको बीपीएल जारी किया है, यानी बीपीएल कार्ड का नाम है जी। ठीक है। यानी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए कौन सा कार्ड बनाया है? बीपीएल। और गरीबी रेखा के ऊपर वालों के लिए एपीएल। ठीक है। हमारे देश में कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, एक तो एपीएल और बीपीएल में 2 कार्ड आते हैं, एक पीला कार्ड आता है, एक नीला कार्ड आता है। यानी पीले कार्ड को अति गरीब लोगों के लिए बनाया जाता है और नीले कार्ड को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए बनाया जाता है। और सफ़ेद कार्ड को कौन सा कार्ड बोलते हैं? एपीएल। ठीक है। तो हमारे देश में 3 प्रकार के कार्ड होते हैं, एपीएल जो गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों के लिए बनाया जाता है, और बीपीएल में 2 कार्ड होते हैं, एक तो होता है पीला कार्ड जो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए बनाया जाता है, और एक होता है पीला कार्ड जो अति गरीब लोगों के लिए बनाया जाता है। ये नीला कार्ड और पीला कार्ड। अगला क्वेश्चन है उचित दर वाली दुकानों में बाजार कीमत से, इसमें बनना है आपको कम कीमत पर राशन मिलता है। जैसे कंट्रोल की दुकानें आप देखें हैं, उचित मूल्य की दुकान कहते हैं उसको, तो उसमें जो खाद्यान्न मिलता है यानी कि गेहूँ, चावल, शक्कर वगैरह मिलती है, तो उसको कम कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है। जो बाजार की कीमत है उससे कम कीमत पर वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य अवलेख असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए बीपीएल कार्ड है, तो यह सत्य हो जाएगा। कौन सा कार्ड है? एपीएल। ठीक है। गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए कौन सा कार्ड बनाया जाता है? एपीएल कार्ड बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है काम के बदले अनाज योजना, तो इसमें बनना है आपको 1978 में आरंभ हुई, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी काम के बदले अनाज योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1977 से 1978 में। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने श्वेत क्रांति पर डाक टिकट जारी किया, यह सत्य हो जाएगा। ठीक है। ये पार्ट आपको 119 पेज नंबर पर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य की कमी के कारण कीमतें अधिक हो जाती हैं। यानी खाद्य माने क्या होता है? जिसको हम खाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल। खाद्य की कमी बाजार में हो जाती है तो उसकी कीमतें अधिक हो जाती हैं, सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ, यह सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सही जोड़ी बनाइए।
तो इसमें देखिए सही जोड़ी बनाइए, खंड का खंड खा दिया है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति, तो इसके आगे डैश डैश करके लिखेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूध और दुग्ध उत्पादन। यानी दूध का कलर कैसा होता है, आप देख सकते हैं सफ़ेद होता है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध और दुग्ध उत्पादन से। इसमें भर लेंगे ऑप्शन बा लिखेंगे यहाँ पर, इसके आगे डैश करेंगे, बा लिखेंगे, इसके आगे लेंगे दूध और दुग्ध उत्पादन, इसके आगे दूध और दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन है उचित मूल्य की दुकान में मिलता है, तो इसके आगे डैश करेंगे, आपको क्या क्या मिलता है वहाँ पर हमें। एक तो आ नंबर डालेंगे यहाँ पर, आ नंबर चीनी मिलती है, यानी इसको हम शक्कर कहते हैं। खाद्यान्न, खाद्यान्न में क्या, खाद्यान्न का भंडार, तो खाद्यान्न में क्या मिलता है, गेहूँ और चावल मिलता है, तो इसमें भरेंगे चीनी, खाद्यान्न का भंडार। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके आगे लिखेंगे आपको, इसमें दा डालेंगे यहाँ पर और इसके आगे लिखेंगे 2013, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, 2013 में। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना, तो इसके आगे डैश करेंगे आप, तो इसके आगे क्या लिखना है आपको, ता नंबर डालेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके आगे लेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट, तो इसके आगे लिखना है आपको, क्या लिखेंगे इसके आगे, 1968 में जारी हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1968 में जारी हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला प्रश्न है एक शब्द ऑब्लिक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू हुई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1997, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य निगम, इसको बोलते हैं शॉर्ट में FCI, के कार्य लिखिए। तो क्या कार्य करता है भारतीय खाद्य निगम, खाद्यान्न, खाद्यान्न क्या होता है जिसको हम खाते हैं, जैसे गेहूँ चावल, खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद करता है, खरीदता है और उसका भंडारण करता है, भंडारण माने इकट्ठा करना, और इसके बाद में परिवहन करता है और वितरण करता है और बिक्री करना, ठीक है। ये इसके भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के आने से पूर्व अनाज की कीमतें घोषित करना, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए घोषित किया जाता है। तो सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल आने के पूर्व से अनाज की कीमतें घोषित करना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बफर स्टॉक का उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न है आपका बफर स्टॉक का उद्देश्य क्या है, तो इसका बफर स्टॉक का मतलब होता है खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय कार्ड के बारे में लिखिए, तो अंत्योदय गरीबों में भी अति गरीब लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड बनाए जाते हैं, यानी गरीब लोगों में जो ज़्यादा गरीब होते हैं उनके लिए अंत्योदय अन्य कार्ड बनाए जाते हैं। इनका कलर कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। तो कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि एक सफ़ेद कार्ड होता है, वो गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों के लिए बनाया जाता है, उसको हम APL कार्ड बोलते हैं। और गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए 2 कार्ड होते हैं, एक तो नीला कार्ड जो गरीब लोगों के लिए बनाया जाता है, गरीबी रेखा से जीवन यापन नीचे करने वाले, और गरीबों में भी अति गरीब लोगों के लिए पीला कार्ड बनाया जाता है। तो इसमें गरीबी रेखा के लिए 2 कार्ड बनाए जाते हैं और गरीबी रेखा से ऊपर के लिए 1 कार्ड बनाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो पार्ट है इसमें अर्थशास्त्र के पूरे चैप्टर इसमें आपके हो चुके हैं और पूरे 22 प्रश्नों के आपको एक ही वीडियो में उत्तर मिलने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।